गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया, आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका। बच्चों, इंटरमीडिएट गृह विज्ञान में आपका अध्याय 5 श्वसन तंत्र चल रहा है और पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि श्वसन तंत्र का अर्थ क्या है, श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका नासिका, कंठ या स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े या फुसफुस और प्राश्वसन और निश्वसन पढ़ा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह है आपका कि श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग फेफड़ों की रचना तथा उसके कार्य। यह प्रश्न बच्चों आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एक तो ये था, ये प्रश्न अथवा करके आप इस तरह से भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि फेफड़ों की सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, फेफड़ों द्वारा रुधिर के शुद्धिकरण तथा गैसीय लेन देन का विवरण प्रस्तुत कीजिए, या फिर फेफड़ों की रचना और उसके कार्य बताइए, या फेफड़ों का निम्नांकित चित्र बनाइए। तो इससे संबंधित प्रश्न किसी भी तरह से आए, आपको लिखना एक ही जैसा है। तो इसे आप बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न समझ के पढ़िए और तैयारी कीजिए। तो आइए हम जान लेते हैं कि फेफड़ों की संरचना कैसी होती है। बच्चों, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग फेफड़े हैं और इनकी संख्या 2 होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है और यह अधूरी खांचों के द्वारा 3 पिंडों में बटा रहता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी खांच द्वारा 2 पिंडों में विभक्त होता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़ों की बाहरी सतह सपाट तथा चिकनी होती है, किंतु भीतरी संरचना एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह स्पंजी तथा असंख्य वायुकोशों में बटी होती है, जिनकी संख्या एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 15 करोड़ होती है और प्रत्येक वायुकोश का संबंध एक श्वसनी से होता है। प्रत्येक श्वसनी जो श्वास नली के 2 भागों में बंटने से बनती है, फेफड़े के अंदर प्रवेश कर अनेक शाखा उपशाखाओं में बंट जाती है। अत्यंत महीन उपशाखाएं जो अंतिम रूप में बनती हैं वह कूपिका नलिकाएं कहलाती हैं। प्रत्येक कूपिका नलिका के सिरे पर अंगूर के गुच्छों की तरह अनेक वायुकोश जुड़े रहते हैं। प्रत्येक वायुकोश अति महीन झिल्ली का बना होता है। इसको बनाने वाली कोशिकाएं चपटी होती हैं। इसके भीतरी सतह पर रुधिर केशिकाओं का एक जाल सा फैला रहता है और यह जाल फुसफुस धमनी के अत्यधिक शाखान्वित होने से बनता है। इन केशिकाओं में शरीर का ऑक्सीजन रहित रक्त आता है तथा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुकोश के वायु में विसरित हो जाती है। बाद में ये केशिकाएं मिलकर फुसफुस सिरा बनाती हैं। बच्चों देखिए, ये फेफड़े की संरचना जो मैंने अभी आपको बताई है, इसका चित्र भी यहाँ है। ऊपर देखिए स्वर यंत्र, उसी के ठीक नीचे वायुनाल, फिर उपास्थियों के छल्ले और उपनलिकाएं, और इधर ये दोनों श्वसनी है। फेफड़े की सामर्थ्य। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। फेफड़े कभी खाली नहीं रहते हैं और सामान्य अवस्था में इनमें लगभग 2.5 लीटर वायु सदैव भरी रहती है। इस वायु को कार्यात्मक अवशेष वायु कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक सांस लेने में हम लगभग 0.5 लीटर वायु फेफड़ों में भरते व निकालते हैं। इसे
प्रवाही वायु कहते हैं। लंबी सांस लेकर हम प्रवाही वायु को 3.5 लीटर तक कर सकते हैं, अर्थात सामान्य से 3 लीटर अधिक। यह हमारी प्रश्वसन सामर्थ्य है। प्रश्वसन सामर्थ्य कार्यात्मक अवशेष वायु से मिलकर लगभग 6 लीटर हो जाती है। यह फेफड़ों की मूल सामर्थ्य कहलाती है। हम प्रश्वसन सामर्थ्य द्वारा वायु से फेफड़ों को पूरा भरकर एक निश्वसन में प्रवाही वायु के अतिरिक्त लगभग 4 लीटर वायु और बाहर निकाल सकते हैं, यानी कुल 4.5 लीटर वायु बाहर निकाल सकते हैं। इसे फेफड़ों की सजीव सामर्थ्य कहते हैं। यह प्रश्वसन सामर्थ्य से करीब 1 लीटर अधिक होता है। फिर भी फेफड़ों में लगभग 1.5 लीटर वायु शेष रह जाती है, जिसे अवशेष वायु कहते हैं। फेफड़ों का कार्य। फेफड़ों द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण तथा गैसीय लेन देन। बच्चों, आपको तो पता ही है कि श्वसन क्रियाएं 2 तरह की होती हैं, प्रश्वसन तथा निश्वसन। प्रश्वसन का अर्थ है श्वास ग्रहण करना और निश्वसन का अर्थ है श्वास बाहर निकालना। तो इस तरह से प्रश्वसन और निश्वसन में निकलने वाली वायु का रासायनिक स्वभाव में निम्नलिखित अंतर होता है। ये एक चित्र बना हुआ है, इसे आप देख लीजिए। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन वायु कोशों की महीन झिल्ली के आर पार बाहरी वायु तथा रुधिर के बीच होता है। इस प्रकार लगभग 2.80 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट वायु से रुधिर में आती है और बदले में लगभग 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से वायु में चली जाती है। रुधिर में पाए जाने वाली इन असंख्य लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंगा पदार्थ होता है। यही पदार्थ वायु की ऑक्सीजन को सरलता से अपने साथ बंधित कर देता है। इसलिए इस पदार्थ को श्वसनांग रंगा भी कहते हैं, श्वसन रंगा भी कहते हैं। अवशोषित ऑक्सीजन के कारण हीमोग्लोबिन तथा संपूर्ण रुधिर का रंग अधिक चटकीला लाल हो जाता है। ऐसे रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। फुसफुसीय धमनी के द्वारा समस्त शरीर से हृदय के द्वारा आया हुआ रुधिर प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है तथा इसमें उस समय ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक कम होती है। ऐसे रुधिर को अशुद्ध रुधिर कहते हैं। ऐसा रुधिर बैंगनी लाल होता है। अशुद्ध रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के तरल भाग प्लाज्मा में घुली रहती है। इस प्रकार फेफड़ों के वायुकोश में प्लाज्मा में घुली कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं ही विसरित हो जाती है। इस प्रकार अशुद्ध रुधिर में वायुकोशों से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से आकर मिल जाती है और अशुद्ध रुधिर शुद्ध रुधिर में बदल जाता है। तो बच्चों, ये था फेफड़े की संरचना, फेफड़े का सामर्थ्य। यह पाठ अब समाप्त हो गया है और इससे संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है आपका कि श्वसन क्रिया का मानव जीवन में क्या महत्व है। उत्तर इस प्रकार है, ऐसे लिखेंगे आप कि श्वसन क्रिया शरीर को जीवित रखने के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्रिया है। श्वसन क्रिया का महत्व इस तरह से या निम्नलिखित है। श्वसन क्रिया के द्वारा ही शरीर में उपस्थित रुधिर तथा समस्त जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादित
करने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो पाती है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं द्वारा उत्पादित दूषित पदार्थ मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन भी श्वसन क्रिया के द्वारा ही होता है। दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि उचित श्वसन क्रिया के लिए ध्यान देने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। तो उचित श्वसन क्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त शुद्ध तथा स्वच्छ वायु की समुचित मात्रा को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु की अधिकतम मात्रा का विसर्जन करता है। उचित श्वसन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है और शुद्ध वायु जिसमें अधिक ऑक्सीजन, कम कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम से कम प्रदूषक हों, श्वसन करना चाहिए। गांव की वायु शहरों की अपेक्षा शुद्ध तथा स्वास्थ्यप्रद होती है। नगरों में भी पार्कों तथा उद्यानों की वायु अपेक्षाकृत शुद्ध होती है। हमें नाक से ही सांस लेनी चाहिए, जिससे नासा मार्ग में उपस्थित अवरोधों के द्वारा प्रदूषकों तथा कीटाणु आदि को रोका जा सके और वायु को अधिक शुद्ध रूप से फेफड़ों में भेजा जा सके। अधिकतम गैसीय लेन देन के लिए एक बार की सांस में अधिकतम प्रश्वसन करना चाहिए। दिन में कई बार थोड़ी थोड़ी देर तक लंबी लंबी सांस लेनी चाहिए, जिस तरह प्राणायाम में लेते हैं। इससे फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा रक्त का समुचित शुद्धिकरण होता है। तीसरा प्रश्न इस तरह से है बच्चों कि नाक से सांस लेने के लाभ क्या हैं। बच्चों, सदैव नाक से सांस लेना चाहिए। नाक से सांस लेने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। इसमें वायु में सदैव कुछ न कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे धूल, कार्बन के कण। नाक से सांस लेने पर यह अशुद्धियाँ नाक के बालों तथा नम झिल्ली में आकर रुक जाती हैं तथा श्वसन तंत्र के आंतरिक भागों में शुद्ध वायु में पहुँचती हैं। इस प्रकार नाक तथा अन्य प्रकार के छन्ने का काम करती है। नाक से सांस लेने की स्थिति में वायुमंडल में विद्यमान ठंडी वायु सीधे ही श्वसन तंत्र के आंतरिक भाग फेफड़ों में नहीं पहुंच पाती है। नाक की रक्त केशिकाएं रक्त की गर्मी से ठंडी वायु को कुछ गर्म कर देती हैं, जिससे ठंडी वायु से होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। नाक से प्रारंभ होने वाले संपूर्ण श्वसन मार्ग में एक झिल्ली विद्यमान होती है, जो एक प्रकार से श्राव द्वारा नम रहती है। यह नमी बाहरी गंदगी तथा रोगों के कीटाणुओं को रोक लेती है तथा क्रमशः कफ तथा बलगम के रूप में बदल जाती है। इस क्रिया के उपरांत फेफड़ों को कीटाणु मुक्त शुद्ध वायु ही प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये तो था आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम आपको बताते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। इसमें आपका आएगा अति लघु उत्तरीय में एक लाइन का उत्तर लिखना रहता है कि श्वसन तंत्र से क्या आशय है या श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, आप क्या समझते हो। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले समस्त अंगों की व्यवस्था को श्वसन तंत्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी क्रिया आवश्यक होती है। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए श्वसन क्रिया आवश्यक होती है। श्वसन द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। उत्तर है श्वसन द्वारा वायु के माध्यम से ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न कि श्वसन द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु में किस गैस की अधिकता होती है। तो आपको पता ही है कि श्वसन द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। अगला प्रश्न,
फेफड़े द्वारा किस प्रकार हानिकारक गैसों को बाहर निकाला जाता है? फेफड़े द्वारा मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड नामक हानिकारक गैस को बाहर निकाला जाता है। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्वसन तंत्र के किन्हीं 3 मुख्य अंगों के नाम लिखिए। इसमें आपके इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं कि श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं नासिका, श्वास नली तथा फेफड़े। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया में कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैसों का आदान प्रदान होता है, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड विसर्जित की जाती है। अगला प्रश्न कि मनुष्य की श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की श्वास नली की लंबाई 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न कि नाक में विद्यमान बालों का क्या प्रयोजन होता है? नाक में विद्यमान बाल वायु की गंदगी, धूल, मिट्टी आदि को रोक लेते हैं। तो बच्चों, आज हमारा श्वसन तंत्र अध्याय 5 समाप्त हुआ। इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा और इसके लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी मैंने हल करा दिया है। लघु में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सबसे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है कि नाक से सांस लेने के मुख्य लाभ क्या हैं? अक्सर आता है, आप इसको विशेष ध्यान देके पढ़िएगा, लिखिएगा।